गुड मॉर्निंग। मैं एक चाय देख लेंगे। सुप्रभात। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। जैसे सामाजिक विज्ञान में हमने कल पढ़ा था भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की प्रकृति क्या है, भूगोल का स्वरूप क्या है, भूगोल का क्षेत्र क्या है, भूगोल का अन्य विषयों से सहसंबंध क्या है, यही पढ़ा था आपने। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक व राजनीतिक जीवन का अध्ययन। ये सामाजिक व राजनीतिक जीवन का अध्ययन हमारा यूनिट नंबर 7 में आता है और 182 नंबर पेज पर, सामाजिक विज्ञान की जो 182 नंबर पेज है उस बुक पर ये प्रकरण है सामाजिक व राजनीतिक जीवन, यूनिट नंबर 7 में, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक अपना है औपनिवेशिक काल का अभिप्राय। भारत अपना आपको सबको पता है, भारत हमारा 1947 को आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियां या वर्गों या विभिन्न प्रकार के देशों का शासन था। तो उस काल को जो शासन व्यवस्था थी या जिन जिन लोगों ने शासन किया बाहरी देशों से आकर, उन विदेशी लोगों को हम क्या बोलते हैं, उपनिवेश। समझ में आ रही? उन्होंने हमारे देश की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर रखा था। समझ में आ रही है बात आपको? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी देश की शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लेना ही क्या कहलाता है? औपनिवेशिक या उपनिवेश कहलाता है। उपनिवेश का दूसरा अर्थ भी है एक उपनिवेश। उपनिवेश, उपनिवेश का अर्थ मैंने भी बताया, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन कर लेना क्या कहलाता है? उपनिवेश। अब ये यहाँ देखो औपनिवेशिक या उपनिवेश का अर्थ हो गया। अब बात आती है काल। काल क्या होता है? काल का मतलब ये है जब सर्वप्रथम हमारे यहाँ डच व पुर्तगाली आए थे या फ्रांसी आए थे, अंग्रेज आए थे, वहां से तब से लेकर देश आजाद हुआ तब तक का काल है, उसे हम क्या बोलते हैं? काल। जब डच आए थे, पुर्तगाली आए थे और कौन आए थे? अंग्रेज आए थे और ये फ्रांसीसी आए थे, उसे बोलते हैं काल। उसमें हमारे देश की सामाजिक स्थिति कैसी थी और राजनीति कैसी थी स्थिति, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भाई उसमें हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या राजनीतिक जीवन कैसा था। उपनिवेश का आपको अर्थ बता दिया, सामाजिक और आर्थिक स्थिति बता दिया। तो अब ये बताता हूँ कि उसमें जब डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसी आए, अंग्रेज आए, उनका यहाँ भारत में आने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, क्योंकि उसमें भारत है सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित किया जाता। भारत को सोने की चिड़िया मानते थे। आज जो भारत की स्थिति है वैसी उस समय स्थिति नहीं थी। यहाँ अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, खनिज है, वो यहाँ अपने यहाँ उपलब्ध थे। वो ये चाहते थे भी इनका दोहन करके, यानी कि कहने का मतलब ये है भी यहाँ का जो कच्चा पदार्थ है उसको यहाँ से कलेक्ट करके विदेशों में ले जाना, और वहां विदेशों में जो फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, वहां उस कच्चे माल को, यहाँ बड़े कच्चे माल को यहाँ से ले जाकर वहां तैयार करके उसी माल को जो यहाँ से सस्ते में लेकर गए थे कच्चा माल, उसको विदेशों में जाकर महंगे दाम पर बेच देना। समझ में आ रही है ना बात? उसी चीज, मान लो एक उदाहरण देता हूँ आपको सीधा सा, 1 रुपए की चीज यहाँ कच्चे माल की थी, उसको यहाँ से लेकर गए विदेश में, उसी चीज को नया रूप देकर, जैसे मान लो यहाँ से वो गन्ना लेकर गए, समझ में आ रही है? एक सिंपल सा उदाहरण है, गन्ना लेकर गए, गन्ने को यहाँ से ले जाकर विदेश में ले गए, विदेश की जो इकाई है या फैक्ट्री है वहां उसी गन्ने को शक्कर, चीनी या गुड़ में परिवर्तित करके उसे उसी चीज को वो यहाँ कितने में बेच रहे हैं? 35 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 34 रुपए का। इसी चीज को उन्होंने क्या किया, इस चीज के पहला उद्देश्य था उनका व्यापार करना। दूसरा, चाहे डच थे, चाहे फ्रांसी थे, पुर्तगाली थे, कोई भी था, उसका उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार। 2 उद्देश्यों से विदेशी यहाँ आए थे, उन्होंने भारत को अपने अधीन कर रखा था, उपनिवेश बना रखा था भारत को। उसके 2 उद्देश्य, पहला व्यापार और दूसरा क्या है? धर्म। मुख्यतः उनका धर्म, जो भी जातियां हैं यहाँ लगभग एक ही मानते हैं, उनका धर्म था ईसाई। वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे कि ताकि उनके ईसाई धर्म के न्याय यहाँ बन जाए और अपने ज्यादा से ज्यादा इनको मुनाफा कमाया जाए। धर्म ऐसी चीज है जो अफीम के समान। धर्म का नशा बेटा बड़ा भयंकर होता है। जैसे अफीम का नशा एक बार जिसने खा लिया वो मदोहश हो जाता है, वैसे ही धर्म का नशा होता है। धर्म की आड़ में आप देख लो आए दिन कितने दंगे होते हैं। आज मान लो हिंदू मुस्लिम है,
दो क्षेत्र में निवास करने। मुस्लिम ने कह दिया, सिख ने तेरे को आज जैसे कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, ये है फलाना है ढींगरा, इतने में मुस्लिम हो जाएगा तैयार। सिख कौन है, आपस में दंगा फसाद हो जाएगा। ये दंगा फसाद की देन देख लो भारत और पाकिस्तान, अपना सिर्फ एक है धर्म के नाम पर। यानी कि ये दो चीजों का उन्होंने फायदा उठाया उस टाइम, एक तो धर्म और दूसरा क्या था, व्यापार। अब जब वो धर्म और व्यापार दो चीजों के उद्देश्य से यहाँ आए तो उन्होंने ये सोचा भाई यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा है। सामाजिक जीवन में सबसे पहले आता है परिवार। देखो परिवार में हमारे कौन है, माँ और बाप। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा सामाजिक स्थिति का प्रभाव बच्चे पर कौन सी पड़ता है, माँ और बाप। उस समय हमारी सामाजिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। औपनिवेशिक काल है, चाहे उसे ब्रिटिश काल मान लो, चाहे डच काल मान लो, चाहे कौन सा भी काल मान लो, उस समय सामाजिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समाज में विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं विद्यमान थी। जैसे सबसे बड़ी थी सती प्रथा। राजा राममोहन राय ने सर्वप्रथम सती प्रथा का विरोध किया था। डाकन प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इस प्रकार की प्रथाएं उस समय हमारे समाज में थी। इन कुप्रथाओं का अंत करने के लिए ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने यह सोचा कि इनको शिक्षित, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक इन कुप्रथाओं से उसे छुटकारा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजों ने शिक्षा देनी शुरू कर दी। शिक्षा के अंतर्गत अब बात आती है औपनिवेशिक काल का नागरिक शास्त्र से क्या सहसंबंध। औपनिवेशिक काल का नागरिक शास्त्र से संबंध, यानी कि औपनिवेशिक काल का नागरिक शास्त्र से संबंध। अब बात आती है ये नागरिक शास्त्र क्या है और अंग्रेजों ने नागरिक शास्त्र की शिक्षा क्यों दी। औपनिवेशिक काल में मैंने बताया उन्होंने शिक्षा देनी शुरू करी क्योंकि उस समय हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, दयनीय थी। उस समय हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, बड़ी ही दयनीय थी। तो दयनीय हमारी सामाजिक स्थिति थी तो उसको सुधार करने के लिए उन्होंने शिक्षा शुरू कर दी। शिक्षा के अंतर्गत आता है औपनिवेशिक काल में नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कराना अंग्रेजों ने अति आवश्यक समझा। नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को बताता है भी तेरे अधिकार क्या है, तेरे कर्तव्य क्या है, तेरे को समाज में कैसे रहना है, कैसे संबंध बढ़ाने हैं, कैसे तेरे को देश के संविधान का पालन करना है, नगर पालिका क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, राज्य क्या है, ये समस्त बातों की जानकारी कौन देता है, नागरिक शास्त्र। तो अंग्रेजों ने क्या पढ़ाना शुरू कर दिया हमें, नागरिक शास्त्र विषय। कौन से काल में, औपनिवेशिक काल। नागरिक शास्त्र विषय पढ़ाने का उनका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश के जो नियम और कायदे कानून है उनका हम क्या करें, पालन करें। समझ में आ रही है ना बात। ब्रिटिश के जो नियम और कायदे और कानून है उनका पालन हम कौन करें, यहाँ के नागरिक करें। तो उस समय औपनिवेशिक काल में उन्होंने क्या बताया, भाई ब्रिटिश का संविधान सबसे बड़ा संविधान, उससे बाहर कुछ नहीं है। नागरिक होने के नाते उन्होंने ये बताया आप भारत के नागरिक नहीं हो। समझ में आ रही है ना बात। जैसे आज नागरिक शास्त्र विषय में भी ये बताया जाता है हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है या आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने क्या बताया, बोले आपको कोई अधिकार नहीं है, आप किसके नागरिक हो, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार जो चाहेगी वैसा आपको काम करना पड़ेगा, जो ब्रिटिश ने कह दिया आंख बंद कर विश्वास करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना। ब्रिटिश का आदमी है वो तो है सही और आप क्या हो, गलत। इसके बारे में नागरिक शास्त्र विषय क्या है उसके बारे में बताया गया। नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत आती है बात, आगे आती है पाठ्य। नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या, पाठ्यक्रम क्या। अब जब उन्होंने नागरिक शास्त्र औपनिवेशिक काल में पढ़ाना शुरू कर दिया तो उसमें सबसे बड़ी समस्या उनके पास आई, पाठ्यक्रम कैसा। तो सर्वप्रथम पाठ्यक्रम को उनका क्या था, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। समझ में आ रही है ना, पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पहले
पाठ्यक्रम ये लो, पाठ्यक्रम ये बेटा पाठ्यक्रम, अंग्रेजी में इसे कहते हैं पाठ्यक्रम। अब देखो इसका संधि विच्छेद करें तो दो चीजें सामने निकल कर आती है। पहला तो है पाठ्य, दूसरा है कर्म। समझ में आ रही है ना? पहला है पाठ्य और दूसरा क्या है? कर्म। पाठ्य का मतलब होता है बेटा पढ़ने योग्य, कर्म का मतलब होता है व्यवस्थित, यानी कि इसका अर्थ हुआ पाठ्यक्रम का क्या? पढ़ने योग्य सामग्री को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना ही क्या है? पाठ्यक्रम। समझ में आ रही है ना? औपनिवेशिक काल में पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहले में ये बताना चाहिए पाठ्यक्रम होता क्या, यानी कि नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे। औपनिवेशिक काल में नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम कैसा था? तो सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए पाठ्यक्रम होता क्या। तो पाठ्यक्रम का भी मैंने बता दिया, पढ़ने योग्य जो सामग्री है उसको सिस्टमैटिक, जैसे सीडी पर चढ़ते हैं ना बेटा, पहली सीडी, फिर दूसरी सीडी, फिर तीसरी सीडी, फिर चौथी सीडी, फिर पांचवी सीडी, और अंत में जाकर हम छठ पर चढ़ जाते हैं। वैसे ही संपूर्ण वर्ष भर में विद्यार्थी के लिए सीढ़ियां निर्धारित होती है क्रमबद्ध रूप से। भाई पहले तेरे को पहली यूनिट पढ़नी है, फिर दूसरी, या सब्जेक्ट मान लो जैसे आपके एसटीसी में है बच्चे और सीखना है, आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा है, भाषा संज्ञान और समाज है, अंग्रेजी शिक्षण है, गणित शिक्षण है, तृतीय भाषा शिक्षण है। ये भाई इतने सब्जेक्ट आप पढ़ दोगे तो आपकी डीएलडी या बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। अब देखो पाठ्यक्रम है, इसको अंग्रेजी भाषा में देखो कैसे। पाठ्यक्रम को बेटा अंग्रेजी भाषा में कैरिकुलम कहते हैं। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? कैरिकुलम। कैरिकुलम है बेटा वो लैटिन भाषा के, एक लैटिन भाषा होती है बेटा, उसके क्यूरल शब्द से मिलकर बना है। क्यूरल लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? क्यूरल। क्यूरल का लैटिन भाषा में बेटा अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि जो कैरिकुलम है वो लैटिन भाषा में उसका क्या अर्थ है? क्यूरल। क्यूरल का अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। जिस प्रकार बेटा धावक होता है, धावक आप सभी जानते हो, धावक कौन होता है? दौड़ने वाला। जिस प्रकार धावक के लिए दौड़ का मैदान, देखो ये ग्राउंड है, निश्चित होता है दौड़ने से पहले उसे कितना दौड़ना है? 100 मीटर दौड़ना है, 200 मीटर दौड़ना है, 300 मीटर दौड़ना है, 400 मीटर दौड़ना है, 1000 मीटर दौड़ना है, या 1500 मीटर। समझ में आ रही है ना? जिस प्रकार धावक के लिए दौड़ का मैदान पूर्व में निश्चित होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी के लिए संपूर्ण वर्ष भर का मैदान ये निश्चित होता है। भाई ये सब्जेक्ट तेरे को एक साल में अध्ययन कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। समझ में आ गई बेटा? ठीक, आज हमारा हो गया नागरिक शास्त्र, औपनिवेशिक काल में नागरिक शास्त्र विषय का संबंध और उसमें नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम क्या हो उसके बारे में। और पाठ्यक्रम में ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसमें के जो पाठ्यक्रम निर्माण करता थे उनका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश काल के नियम, कायदे और कानून को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। यानी कि ब्रिटिश की बात सही और इंडिया की बात गलत। समझ में आ रही है बेटा? कल अपनी बात करेंगे लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र के प्रकार क्या है। ओके बेटा, धन्यवाद।